1400 साल पहले जो किताब लिखी गई है, इसके बारे में बात करने से लोग डरते भी हैं, शर्माते भी हैं, अपोलोजिस्टिक भी होते हैं। जिस 1400 साल पहले किताब जो आसमान से उतरी थी, मुझे नहीं पता कि वहां कौन से सक्सेना साहब का छापा खाना था जहां से उतर रही थी किताब। जिन लोगों ने उस किताब में जो कुछ लिखा है, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर दिया इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ऐसी मार्केटिंग कोका कोला कंपनी भी नहीं कर पाई। लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम क्या कर रहा है उसके बावजूद भी कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग जागना नहीं चाहते। लिहाजा हम जड़ पे हमला नहीं करना चाहते हैं। बार बार हम बात इधर उधर की करना शुरू करते हैं। कुछ लोग आतंकवादी हैं, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कुछ लोग आतंकवादी हैं तो बाकी 85% क्या कर रहे हैं? वो मूक सहमति दे रहे हैं उस आतंकवाद को, तो वो बड़े ज्यादा कातिल हैं बनस्पत उनके जो 15% लोग हैं। तो ये मत कहिए कि कुछ लोग बहक गए हैं, ये बगदादी कहां से आया। अगर आप जेनेसिस में जाएं और पता करें पूरी दुनिया में कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के दामाद को रामलाल श्यामलाल ने नहीं मारा, आरएसएस बीजेपी ने नहीं मारा, किसने मारा उसका नाम बताएं मुसलमान। किसने पहला कत्ल किया था? जो मोहम्मद के दामाद का कत्ल मस्जिद में किया गया, उसके बारे में बताएं। चारों खलीफाओं को किसने मारा? रामलाल श्यामलाल ने। आरएसएस की तो कोई ब्रांच भी नहीं है सऊदी अरब में भाई। लेकिन ये मुलम्मा झूठ का चढ़ रहा है इस देश के अंदर। हम सच बोले। और मैं समझता हूं कोई धर्म क्या सिखाता है मैं नहीं जानता, एक बात तो तय है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। दो बातों से मैं अपनी बात रिलेट करता हूं। हमारे पिताजी 1947 में हमें बता के गए हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। उससे पहले भारत नहीं था। पिताजी ने देश को भरोसा दिलाया, पिताजी बीच में चले गए। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को नहीं बना है। गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई आपको। भारत के किसी आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मुझे मिलता जिसमें कोई यह कह दे कि भारत 15 अगस्त 1947 को बना या उसको आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े हुए। भारत अनंत काल से है, इसके पैदा होने की कोई तिथि नहीं है, अनंत काल से है ये। इसलिए इस बात पर यकीन रखिए कि न भारत पैदा हुआ है न भारत मरेगा। जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा। उसका समय कब होगा ये मुझे नहीं मालूम। अल्लाह भी कहते हैं कि उसका जाने का तय समय निश्चित है, उसमें कोई मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसे ही हर जगह के फाउंडर पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, उसके भी फाउंडर थे। इस्लाम धर्म बना, उसके भी फाउंडर थे। क्रिश्चियनिटी थी, उसके भी फाउंडर थे। तो यकीन मानिए इनका अंत आ गया है। और इस बात से आपको कभी चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है। चिंता आपकी यह होनी चाहिए कि आप इस जगह तक पहुंचे कैसे, कौन सी चीजें आपने अपने समाज में, अपने परिवार में पीछे छोड़ दी, कौन सी आधुनिकता के चलते आपने सत्य सनातन संस्कृति को छोड़ करके, 5000 साल पुरानी सभ्यता को छोड़ करके कुछ बौने और लुटाई गिरे और चोर और मक्कारों से आज डर के आप भाग गए। वो पूरी दुनिया में देश में टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे कि जब मैं अपने पत्रकारिता का जीवन शुरू करने आया था तो जिस अखबार में मैं करता था उस अखबार में मुझे पहली ड्यूटी दी गई थी कि जंतर मंतर पे जितने धरने होते हैं वो आपको कवर करने हैं। 89 में मैं दिल्ली आया हूं और उस दिन से लेके आज तक कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में मेरी राय नहीं बदली है। ये बात अलग है कि नौकरी के अंदर आपके कंपल्शंस होते हैं, लेकिन जब मैं तय हो चुका ये कि मैं अपनी सच बात को सच नहीं कह पा रहा हूं तो मैंने नौकरी छोड़ दी। इशू ये नहीं है कि जो समझाया जा रहा है पूरे देश में, एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये आर्टिकल 35A और 370 कश्मीरी पंडितों के लिए हटाई गई है। माफ कीजिए, कश्मीरी पंडितों से कोई संबंध नहीं है इसका। मैं एक ललित भाई मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, जिन लोगों का यह ख्वाब है, जो उस ख्वाब को लगातार मजबूत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद जब तक नहीं आएगा तब तक पूरी दुनिया में इस्लाम कंप्लीट नहीं होगा। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी थी। किसी ने एहसान कश्मीरी पंडितों के ऊपर नहीं किया है।
मैं लगातार एक बात को लगातार कह रहा हूं कि अगर जम्मू नहीं बचा तो दिल्ली भी नहीं सेफ रहेगा। लिहाजा आर्टिकल 370, 35A ये तो एक टेक्निकल मामला था, ये तो आपने इस्लामिक स्टेट का लीगल मॉडल को तोड़ा है। अभी उसका एपरेटस सिस्टम में बैठा है, उस सिस्टम को डिसमेंटल किए बगैर कोई कश्मीरी पंडित यहां से नहीं जाएगा। कश्मीर में जो सरकारें थी, अब कुछ चीजें रिटन हैं और कुछ चीजें साइलेंट हैं। जो रिटन हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी 3 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कश्मीर से लाके दी। उनका फोन आया, पुष्पेंद्र साहब जब से आपके हाथ में दी है कॉपी, ये हमें लगता है कि समाप्त होने के बाद इस संविधान का भी समाप्ति होने वाली है और ये संविधान कश्मीर में समाप्त हो चुका है। अब इस संविधान की कोई जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में आपको दोबारा नागरिकता लेने के लिए जिहादी सरकारों से कोई आपको परमिशन नहीं लेनी है। लिहाजा 19 अगस्त 2014 को मैं और मेरे एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को चैलेंज किया। यकीन मानिए कि 6 महीने लग गए इस बात को समझने में कि यह आर्टिकल 35A है क्या। हमको बहुत लोगों ने पागल बताया, कुछ लोगों ने बताया तुम कश्मीर के नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान का भी नहीं था, मैं तो 12 साल से वहां भी नौकरी कर रहा हूं। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि मैं कश्मीर का नहीं हूं, इसलिए मुझे कश्मीर के बारे में जानने और समझने का कोई हक ही नहीं। आपके साथ जो झूठ फरेब किया गया, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डाल करके नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भारत के संविधान में इंसर्ट किया, उसे आर्टिकल 35A कहते हैं। हमने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो आप यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HL दत्तू साहब 30 सेकंड में हमारी PIL दाखिल हुई। हम बहुत खुश थे कि कोई हमने बहुत बड़ा काम कराए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 साल तक हम जीवित रहे हैं, तब हमको लगा कि हमसे कोई बहुत बड़ा ऐसा घटना घट गई है जिससे पूरे देश में एक व्यवस्था है जो आपको जीने नहीं देगी। और इसी सफर में मेरा एक साथी जो है हमारे बीच से चला गया। हमने उसका गम नहीं मनाया। हम जानते थे कि कुछ लोगों ने क्या किया है। उस वक्त हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ये हुई कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से जो आर्गुमेंट हुआ, उस 3-4 डेट के बाद हमें समझ में आ गया कि इसमें कोई बहुत आर्गुमेंट नहीं होना है, इसमें पॉलिटिकल विल दिखानी है। केंद्र सरकार ने जाकर के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लीगल मैटर है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो राष्ट्रीय सरकार, जो राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली में बैठी हुई थी, उन्हीं की सरकार के बलबूते पे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी हुई थी। उसी पार्टी के 26 MLA थे। जम्मू कश्मीर राज्य से पर डेट, ये ताज्जुब होगा आपको, पर डेट 1,40,00,000 रुपया दिया जाता था 4 देश के बड़े जाने माने लोगों को, जिसमें फाली एस नरीमन जैसा आदमी था। और राज्य सरकार जाके देती थी कि आप दिल्ली में जाएं और बचाव करें कि 35A नहीं हटना चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे नहीं हूं, न पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना है। मेरे लिए कल भी और आज भी राष्ट्र पहले है, बाद में पार्टी है, बाद में देश है। और यही वजह हुई मैंने अपोज किया कि यह कैसे हो सकता है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है कि आर्टिकल 35A एक लीगल मामला है, इस पे कोर्ट निर्णय ले सकती है, लेकिन उसी पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में खामोश बैठे रहते हैं और महबूबा मुफ्ती 1,40,00,000 डेट पे देती है पैसा और कहती है कि 35A नहीं हटना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो 2 तरफा लड़ाई लड़े। जो बात ललित भाई कह रहे हैं, जो उत्पल भाई कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ कश्मीर को इन लोगों से सीखा है। कश्मीर की जो भी कुछ मेरी जानकारी है उसमें सुशील पंडित शामिल हैं, उसमें GD बख्शी शामिल हैं, उसमें RS सिंह शामिल हैं। ये तमाम सारे लोग हैं जिन लोगों को सुन सुन के मैंने जो कुछ सीखा उससे मैं आगे बढ़ा। लेकिन मैं इस बात नतीजे पे पहुंच चुका था कि अगर इस देश को सच बात सच्ची भाषा में, सरल भाषा में आप बता दें तो ये देश उठ खड़ा होगा आपके साथ। आर्टिकल 35A के बारे में देश में क्या, दिल्ली के बड़े बड़े जजेस को नहीं पता था, बड़े बड़े वकीलों को नहीं पता था। लेकिन मेरा दुख
न पॉलिटिकल पार्टी से है, न वकीलों से है, न दानिश्वरों से है। मेरी शिकायत यह है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, जिसे जलीकट्टू के बारे में पता है, जिसे सबरीमला के बारे में पता है, जिसे महाकाल पे पानी कितना चाहिए इसका पता है, जिसे दही हांडी की लंबाई नापने की चिंता है, उसे 35 के बारे में क्यों नहीं पता था? और पता था तो इतने सारे सुओ मोटो आप काम करते थे, तो 35 में सुओ मोटो आपने क्यों नहीं लिया? यह आपकी बेईमानी है, यह मक्कारी है, यह मुनाफकत है। कोर्ट भी इस जुर्म में शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काले कपड़े पहनते हैं तो आप महान हो जाएंगे। आपके अंदर भी वो लोग हैं जो शक्ल देख के फैसला करते हैं। अभी बुखारा का जिक्र किया उपल साहब ने। ना तो हम बुखारा गए, न हमने बुखारा देखा, लेकिन बुखारा के 2 जोकरों को हमने भारत में जरूर देखा। उसमें से एक, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। कई बार मैं उनके इज्तिमा में जाता था। अब उनका लड़का है जिसका नाम है इमाम बुखारी, दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम। क्या देश को पता है या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता ये बात? और जो केस हाई कोर्ट में चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट को पता ना हो, इतनी अनभिज्ञ बने सुप्रीम कोर्ट। जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के ऊपर 65 FIR हैं। 7 FIR के अंदर उसके नॉन बेल वारंट थे। उसके अरेस्ट का वारंट निकला हाई कोर्ट से। दिल्ली में मरहूम शीला दीक्षित की सरकार थी। पुलिस गई और लौट आई और हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि अगर हम इमाम बुखारी को गिरफ्तार कर लेंगे तो दिल्ली में आग लग जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो गुंडे, बदमाश, लुटेरे, आतंकवादी अगर डरा देंगे तो इस देश की कोर्ट फैसला नहीं देगी। आज 10 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कभी हाई कोर्ट को डायरेक्ट नहीं किया कि ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं इसी में से अपने मतलब की बात निकालता हूं। काली पट्टी बांधने से, धरना देने से अगर दुनिया में आपकी मांग पूरी हो रही होती तो आप सबके लिए एक जीवित मिसाल है। नॉर्थ ईस्ट नाम की जगह है भारत में। एक महिला लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रही थी 25 साल से, नाक में खाने की नली लगा करके गांधी जी के पदचिन्हों पे चल रही थी। 25 साल तक ना तो देश के JNU के लोग गए, न वो मुनाफिक गए जो कश्मीर में जाते ही सबसे पहले उस मक्कार, उस जलील आदमी से जिसका नाम सैयद शाह गिलानी है, उससे मिलने जाते थे। वो कभी उसके पास नहीं पहुंचे 25 साल में, और आखिर में उस महिला ने नाक की नली उतार के फेंक दी। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति के उसी मूल्यों में रह रहा है। ये मूल्य बदलने होंगे, आपको अपना हथियार बदलना होगा। आप जिस समाज में हैं उस समाज में, व्यवस्था में, शिक्षा में, सरकार में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, इस देश के बाहर वो व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको खड़ा नहीं होने देंगे। जो लोग ये कहते थे कि आर्टिकल 370 के हटाने से क्या होगा, अब तो कम्युनिकेशन का दौर है। अब तो राष्ट्रवादी शक्तियों के बारे में कहा जाता था कि कोई उनका अखबार में एक लेटर टू एडिटर तक नहीं छापता था। तो जिन लोगों ने आपको यह एहसास दिलाया कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने आपके आने से पहले आपके हाथ में एक आला पकड़ाया जिसे मोबाइल कहते हैं, और उसी ने पूरी दुनिया में क्रांति कर दी है। आज आपकी बात अमेरिका से लेकर लंदन पूरी दुनिया में फैल रही है। आज लोगों को पता चल रहा है कि आपके मन में क्या है और आप क्या चाहते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री जो इस खिलौने को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, इस खिलौने के कारण एक बहुत बड़ी क्रांति आई। हम सब जानते हैं कि जब 2014 का चुनाव हो रहा था तब भी मीडिया हॉस्टाइल था, तब भी अखबार हॉस्टाइल थे, लेकिन उस शख्स ने उसी मीडियम का इस्तेमाल किया जो दुनिया ने आपके हाथ में बना के दिया, जिसे मोबाइल कहते हैं। और उसमें 12 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों से अपने आप को कनेक्ट कर लिया। मुझे उस वक्त यह एहसास हुआ कि अगर एक शख्स अपनी बात कहता है तो पूरे हिंदुस्तान को छोड़िए पूरी दुनिया में बात जा सकती है। तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें इस्तेमाल इसी यंत्र का करना चाहिए, और इसके कारण पूरी दुनिया में बात गई, आप तक भी बात आ गई। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं अपने आप को बहुत साधारण सा व्यक्ति मानता हूं। न मेरे अंदर कोई सेलिब्रिटी बनने का शौक, न मुझे सत्ता के किसी पद की चिंता। मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूं कि इस देश में सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों की
एक एक चीज उनको सही बता दी जाए, वो खुद तय कर लेंगे। आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं। हथियारों से डरपोक लड़ते हैं। हमसे भी कई बार सवाल पूछा गया। 4-5 दिन पहले कुछ बड़े दानिश्वर पत्रकार थे, विदेशी थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कश्मीरी पंडित लड़ा क्यों नहीं, भाग के क्यों आया। हमसे भी बहुत बार लोगों ने कहा कि उनमें से 100 लोग भी आतंकवादी हो जाते तो शायद ये बात नहीं होती। मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने उनको मारा है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, भाई उनकी उत्पत्ति तो 1400 साल पहले इसी सभ्यता के साथ हुई थी। लेकिन जो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी क्यों नहीं बने, हथियार क्यों नहीं उठाया, मैंने कहा कि मत मजबूर करो उन लोगों को कि जिनका रहने का, सहने का, ये भाईचारे का, इसके चलते जो लोग 700 साल गुलाम रहे हैं, तुम भी रह लो, तुम भी रह लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे भाई हो, इस संस्कृति के मानने वाले, इन मूल्यों और परंपराओं को मानने वाले लोग अपने इसी भाव के कारण 700 साल गुलाम रहे हैं और आजादी तथाकथित मिलने के बाद 70 साल से कुंठित रहे। क्योंकि सरकारें आती थी, आपकी सरकार नहीं होती थी, भारत की सरकार होती थी, मेरी और आपकी नहीं होती थी। कुछ के 5%, कुछ के 10%, कुछ के 16% से सरकारें बनती थी और सरकारें फिर उन्हीं का काम करती थी। लिहाजा 2014 में इसको राजनीतिक तनाजुर में मत सोचिएगा, लेकिन 2014 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए नहीं कि कोई एक्स पार्टी जीत गई या वाई पार्टी जीत गई। 2014 के चुनाव में भी था, 2013 के चुनाव में पाकिस्तान में चुनाव था, तब भी वहां था, 2019 के चुनाव में था। देखिए, पार्टी कौन सत्ता में आई नहीं आई ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ईमानदारी से बताइए, मैं पूरे देश में पूछ रहा हूं, 2000 क्यों पैदा हुआ? इसको पैदा करने से पहले आपने पहली बार 2014 में यादव, ठाकुर, ब्राह्मण की जात पे वोट नहीं दिया। पहली बार आपको लगा कि हम हिंदुस्तान को जिताएंगे। एक हिंदुस्तानी होकर आपने वोट दिया। और जो सरकार आई, जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि सरकार आई और उसने ये नहीं किया, ये किया। आज पूरी दुनिया में इस घटना के बाद 370 और 35 पे हटने के बाद जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका अंदाजा है आपको। इसके पीछे कितना बड़ा होमवर्क करना पड़ रहा है। आपकी व्यवस्था में कितने डीप रूटेड वो लोग बैठे हुए हैं जिनको सबको कंट्रोल करना था। जो लोग बार बार कहते थे ये बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसी घूमने का नतीजा है कि जो ऑल वेदर फ्रेंड था पाकिस्तान का, उसने कहा ये भारत का इंटरनल मामला है, यू गेट लॉस्ट। सऊदी अरब आपके साथ खड़ा हुआ है। ये मानिए कि 57 मुल्क हैं, उस रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनके अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन 2014 से 2019 तक जो भ्रमण हो रहा था, उस भ्रमण का नतीजा है कि एक भी मुल्क, इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग चाइना, किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला कि ये भारत के ऊपर कोई गड़बड़ की है और भारत का इंटरनल मामला है। इसमें कोई सवाल नहीं होता। आपकी यूएन ने भी सुनने से मना कर दिया। इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। लिहाजा मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, सरकार में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार में हर बार वही आएगा जिसे आप चाहेंगे। इसलिए समाज का बदलना ज्यादा जरूरी है, सत्ता का बदलना ज्यादा जरूरी नहीं है।